तारीख थी 28 अगस्त 2019। राजस्थान के बूंदी जिले में एक साधारण सा घर था जहां 30 साल का अभिषेक शर्मा अपने परिवार के साथ रहता था। घर में उसके पिता भगवती प्रसाद, मां और छोटी बहन शीतल थे। अभिषेक पुलिस विभाग में कांस्टेबल था और ज्यादातर समय ड्यूटी में ही रहता था। कुछ दिनों पहले ही उसने छुट्टी ली थी और परिवार के साथ घर पर था। उस शाम करीब 5 बजे उसने अपनी बहन शीतल से कहा कि रात का खाना मत बनाना, उसे ड्यूटी पर जाना है और क्योंकि नाइट ड्यूटी है इसलिए वह सुबह वापस आएगा। इसके बाद वह तैयार होने लगा। उसने खाकी पैंट और एक शर्ट पहनी, अपनी खाकी शर्ट एक छोटे बैग में रखी और करीब शाम 7 बजे बाइक लेकर घर से निकल गया। घर वालों को लगा कि वह सुबह लौट आएगा, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभिषेक के लिए यह सब नया नहीं था। उसने पहले कमांडो ट्रेनिंग भी की थी, लेकिन बाद में पुलिस विभाग में नौकरी मिलने के कारण परिवार ने उसे यही नौकरी जारी रखने के लिए कहा। वह 19 साल की उम्र में पुलिस में भर्ती हुआ था और करीब 11 साल से सेवा कर रहा था। अगली सुबह यानी 29 अगस्त धीरे धीरे दोपहर होने लगी, लेकिन अभिषेक घर नहीं लौटा। शीतल ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन हर बार मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। पहले परिवार ने सोचा कि शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी या कोई इमरजेंसी ड्यूटी लग गई होगी, लेकिन शाम तक भी फोन बंद रहा तो चिंता बढ़ने लगी। 29 अगस्त बीत गया। 30 अगस्त की सुबह तक पूरा परिवार घबरा चुका था। उन्होंने अभिषेक के दोस्तों को फोन किया, रिश्तेदारों से पूछा। हर जगह एक ही जवाब मिला कि किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आखिरकार परिवार उसी पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां अभिषेक काम करता था। उन्होंने पूरी बात बताई, लेकिन वहां जो जवाब मिला उसने सबको हिला दिया। पुलिस ने कहा कि 28 अगस्त को अभिषेक की कोई ड्यूटी थी ही नहीं। असल में उसकी छुट्टी 28 अगस्त तक थी और उसे 29 तारीख को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वह उसके बाद कभी पुलिस स्टेशन पहुंचा ही नहीं। अब सवाल और बड़ा हो चुका था। अगर उसकी ड्यूटी थी ही नहीं तो उसने घर वालों से झूठ क्यों बोला? वह उस रात गया कहां था? क्या वह अपनी मर्जी से कहीं चला गया था या कोई उसे अपने साथ ले गया था? परिवार ने पुलिस को उसकी गुमशुदगी की जानकारी पहले ही दे दी थी, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने जांच अलग तरीके से की, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी कि एक पुलिसकर्मी के गायब होने की खबर से इलाके में दहशत फैले। कई दिनों तक उसे चुपचाप तलाशा गया, लेकिन जब 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया तब इस मामले को ज्यादा देर तक छिपाकर रखना मुश्किल हो गया। 5 सितंबर 2019 को आखिरकार आधिकारिक तौर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि 28 अगस्त की शाम घर से निकलने के बाद अभिषेक आखिर गया कहां था। जांच की शुरुआत उसके मोबाइल फोन से हुई। पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और आखिरी बार किससे बात हुई थी, इन सभी चीजों की डिटेल निकलवाई। पुलिस एक और एंगल पर भी काम कर रही थी। उन्हें शक था कि कहीं अभिषेक अपनी मर्जी से तो घर छोड़कर नहीं गया, इसलिए पुलिस ने परिवार से उसके बारे में पूरी जानकारी ली। यहीं पर पहली बार एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। परिवार ने बताया कि 2015 में अभिषेक की शादी 25 साल की दिव्या पाठक से हुई थी। दिव्या राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के जटवाड़ा गांव की रहने वाली थी। शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीक चला। फिर 2017 के आखिर में दोनों की एक बेटी हुई, लेकिन बेटी के जन्म के कुछ ही महीनों बाद जुलाई 2018 में दोनों के रिश्ते में बड़ी दरार आ गई। दिव्या अपनी छोटी बच्ची को लेकर मायके चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। परिवार का कहना था कि पिछले 1 साल से दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी और अभिषेक ने उसे वापस लाने की कोशिश भी नहीं की। उनके मुताबिक अभिषेक की जिंदगी अब सिर्फ ड्यूटी और घर तक सीमित थी। दूसरी तरफ पुलिस ने उसके साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे यह लगे कि वह किसी परेशानी में था। इसी दौरान मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट देखकर पुलिस भी कुछ देर के लिए चुप रह गई। परिवार को लगा था कि अभिषेक 28 अगस्त की शाम घर से निकला था, लेकिन तकनीकी रिकॉर्ड कुछ और कहानी बता रहे थे। उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन 28 अगस्त की रात 12:30 तक ही ऑन थी। उसके बाद फोन अचानक बंद हो गया और सबसे मेन बात यह थी कि उसका फोन आखिरी बार सवाई माधोपुर जिले के बौली इलाके में स्थित एक पुराने किले के पास एक्टिव मिला था। यह जगह विजयगढ़ किला और राजमहल के खंडहरों के आसपास का
सुनसान इलाका था। अब पुलिस के सामने एक नया सवाल था। अभिषेक सवाई माधोपुर क्यों गया था? उसका घर बूंदी में था, उसकी ड्यूटी भी वहीं थी। फिर वह आधी रात को उस वीरान इलाके में क्या कर रहा था? पुलिस ने तुरंत फैसला किया कि उस जगह की तलाशी ली जाएगी। क्योंकि मामला दूसरे जिले का था, इसलिए वहां की पुलिस से भी मदद मांगी गई। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तब तक 15 सितंबर हो चुका था, यानी अभिषेक को गायब हुए 17 दिन बीत चुके थे। किले के आसपास का इलाका घने पेड़ों, झाड़ियों और सुनसान रास्तों से भरा हुआ था। 2 अलग अलग टीमें बनाकर पूरे इलाके की तलाशी शुरू की गई। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद कोई कपड़ा, कोई सामान, बाइक का कोई निशान या कोई और छोटा सा सुराग मिल जाए। क्या सचमुच अभिषेक यहां आया था या फिर किसी ने उसका मोबाइल यहां लाकर फेंक दिया था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने उस इलाके में आने जाने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा करने शुरू कर दिए। दिन बीतते गए लेकिन अभिषेक का कोई पता नहीं चला। फिर 23 सितंबर 2019 को अचानक एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। किले से कुछ दूरी पर एक छोटा सा डैम था। उसके किनारे पुलिस को एक पुराना बैग मिला। बैग पूरी तरह धूल, मिट्टी और गंदगी से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से वहीं पड़ा हो। जैसे ही बैग खोला गया, पुलिस की आंखें ठहर गईं। उसके अंदर कपड़े रखे थे। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट में जिन कपड़ों का जिक्र किया था वे लगभग वही थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसी बैग में वह खाकी शर्ट भी मिली जिसे अभिषेक ने घर से निकलते समय अपने बैग में रखा था। मतलब अब यह साफ था कि बैग अभिषेक का ही था। तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पहली नजर में पुलिस को लगा कि शायद अभिषेक ने अपने कपड़े उतारकर डैम में छलांग लगा दी होगी, लेकिन फॉरेंसिक जांच ने इस थ्योरी को पूरी तरह बदल दिया। रिपोर्ट में पता चला कि उन कपड़ों पर खून के धब्बे थे। अब मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं रहा। अब पुलिस को लगने लगा था कि उसकी हत्या करके उसके कपड़े यहां फेंके गए होंगे। पुलिस ने पूरे डैम की तलाशी ली, गोताखोरों की मदद ली गई, लेकिन पानी से न तो अभिषेक की लाश मिली और न ही कोई दूसरा बड़ा सबूत। अब जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर सबूत एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस ने एक नक्शा सामने रखा और उसमें 2 जगहों के बीच की दूरी नापी गई। पहली किले के पास जहां बैग मिला था और दूसरी दिव्या के मायके के बीच की दूरी सिर्फ करीब 40 किलोमीटर थी। यहीं से पहली बार पुलिस का शक सीधे अभिषेक की पत्नी और उसके परिवार की तरफ मुड़ गया। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगली जांच में एक ऐसा नाम सामने आने वाला था जिसने इस पूरे केस को अंदर तक हिला दिया। जांच में पता चला कि दिव्या पहले ही तलाक का केस दर्ज कर चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने अभिषेक और उसके परिवार पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप भी लगाया था। पुलिस को शक हुआ कि शायद अभिषेक अपनी बेटी से मिलने गया होगा, वहां कोई झगड़ा हुआ होगा और फिर उसकी हत्या कर दी गई होगी। लेकिन पुलिस ने सिर्फ दिव्या के परिवार को ही शक के दायरे में नहीं रखा। उन्होंने अभिषेक के अपने परिवार को भी संदिग्धों की लिस्ट में शामिल कर लिया। इसका कारण ये था कि अभिषेक का एक बड़ा भाई था जो नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहता था। जांच के दौरान पता चला कि पिछले करीब 1 साल से दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि परिवार ने यह जानकारी पहले पुलिस से छिपाई थी। अब पुलिस को लगने लगा कि मामला सिर्फ शादी के विवाद का नहीं बल्कि प्रॉपर्टी की दुश्मनी का भी हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने यह देखा कि क्या अभिषेक और दिव्या के बीच हाल के दिनों में कोई बातचीत हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड में एक भी कॉल नहीं मिली। न अभिषेक ने दिव्या को फोन किया था, न दिव्या ने उसे। यह बात पुलिस के लिए उलझन भरी थी। अगर दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं था तो फिर अभिषेक सवाई माधोपुर क्यों गया? दिन गुजरते जा रहे थे लेकिन जांच वहीं की वहीं अटकी हुई थी। आखिरकार पुलिस ने दिव्या को पूछताछ के लिए बुलाया। दिव्या ने साफ कहा कि उसने अभिषेक से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। उसके मुताबिक वह अपनी बेटी के साथ अलग रह रही थी और उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि दोनों अलग क्यों हुए थे, तब दिव्या ने पहले जवाब देने से इनकार कर दिया। उधर अभिषेक का परिवार भी इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहा था। यहीं से पुलिस को लगा कि इस रिश्ते के टूटने के पीछे कोई ऐसी बात है जिसे दोनों परिवार छिपाना चाहते हैं। काफी सख्ती से पूछताछ करने के बाद आखिरकार दिव्या ने वह सच बताया जिसने पूरे केस को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। उसने बताया कि यह घटना जुलाई 2018 की है
उस समय उनकी बेटी का जन्म हुए कुछ ही महीने हुए थे। घर में सब नॉर्मल था। एक दिन दिव्या बाजार गई थी। जब वह वापस लौटी और अपने बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर अभिषेक एक दूसरी लड़की के साथ कुछ करीबी पल बिता रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि वह लड़की कोई अजनबी नहीं थी। वह थी दिव्या की चचेरी बहन श्यामा शर्मा उर्फ जोशी। दिव्या ने बताया कि उस समय जोशी की उम्र सिर्फ 17 साल थी। जोशी कुछ दिनों रहने के लिए उनके घर आई थी, लेकिन दिव्या ने दोनों को एक साथ देख लिया। उस दिन घर में इतना बड़ा विवाद हुआ कि सब कुछ बिखर गया। दिव्या जोशी को अपने साथ लेकर मायके चली गई। वह जानना चाहती थी कि आखिर उसकी अपनी बहन ने ऐसा क्यों किया। जोशी ने उससे कहा कि अभिषेक ने अपनी पुलिस की ताकत और दबाव का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ गलत व्यवहार किया और वह डर गई थी। दिव्या ने उस समय उस पर भरोसा किया और मामला वहीं छोड़ दिया। जब पुलिस ने अभिषेक के परिवार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि यह घटना सच थी। उन्होंने बताया कि बाद में बहुत समझाने बुझाने के बाद दिव्या कुछ समय के लिए वापस घर आई थी, लेकिन उस घटना के बाद दोनों के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। जोशी का नाम आते ही दोनों के बीच बार बार झगड़े होने लगे। आखिरकार दिव्या अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए अलग हो गई और उसने तलाक का केस दर्ज कर दिया। अब पुलिस के सामने एक नया नाम था, जोशी। और जब उन्होंने उसका एड्रेस निकाला तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जोशी का घर भी बौली इलाके के उसी एरिया के आसपास था जहां अभिषेक की आखिरी मोबाइल लोकेशन मिली थी और जहां उसका बैग बरामद हुआ था। अब इस केस में एक तीसरा संदिग्ध शामिल हो चुका था। पुलिस ने तुरंत जोशी को पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह लड़की सिर्फ एक गवाह नहीं बल्कि इस पूरे रहस्य की सबसे अहम कड़ी बनने वाली थी। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो शुरुआती पूछताछ में उसने यही कहा कि 2018 की उस घटना के बाद उसने अभिषेक से हर रिश्ता खत्म कर दिया था। उसके मुताबिक वह उससे दोबारा कभी नहीं मिली। अगर सिर्फ उसके बयान पर भरोसा किया जाता तो शायद जांच यहीं रुक जाती, लेकिन पुलिस ने तकनीकी सबूतों की जांच जारी रखी। सबसे पहले उन्होंने अभिषेक और जोशी के कॉल रिकॉर्ड मिलाए। हैरानी की बात यह थी कि दोनों के बीच हाल के समय में सीधे किसी भी नंबर से बातचीत नहीं मिली। ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि दोनों का कांटेक्ट सचमुच खत्म हो चुका था, लेकिन पुलिस पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने जोशी के घर के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ शुरू की। यहीं पर एक ऐसा बयान मिला जिसने पूरे मामले को फिर से उलझा दिया। पड़ोसियों ने बताया कि अभिषेक कभी कभी जोशी के घर आता जाता था। यह बात जोशी के बयान से बिल्कुल अलग थी। अगर वह उससे नहीं मिलती थी तो अभिषेक वहां क्यों जाता था, और अगर वह जाता था तो दोनों के बीच कॉल रिकॉर्ड में कोई बातचीत क्यों नहीं थी। यहीं से पुलिस को पहली बार लगा कि कोई बात जानबूझकर छिपाई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड की और गहराई से जांच की। उन्होंने उन नंबरों की लिस्ट निकाली जिनसे वह सबसे ज्यादा बात करता था। उनमें एक नंबर ऐसा था जिससे उसकी बार बार बातचीत होती थी, लेकिन जब पुलिस ने वह नंबर परिवार को दिखाया तो सभी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। न घर वालों को पता था कि यह नंबर किसका है, न दोस्तों को। अब पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन देखकर जांच टीम फिर चौंक गई। वह नंबर जोशी के घर के आसपास ही एक्टिव था। पुलिस ने तुरंत उस नंबर की जानकारी निकलवाई और फिर जोशी के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान सच सामने आ गया। वह नंबर जोशी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक फेक सिम कार्ड था, यानी जोशी सच नहीं बोल रही थी। उसने अभिषेक से सीधे अपने असली नंबर पर बात नहीं की थी, बल्कि एक अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था ताकि दोनों के कांटेक्ट का पता न चल सके। अब पुलिस ने उस फेक सिम की पूरी कॉल हिस्ट्री निकलवाई। रिपोर्ट में 2 नंबर सबसे ज्यादा सामने आए। पहला नंबर अभिषेक का था और दूसरा नंबर था 19 साल के नवीन रंगरेज का। नवीन भी जोशी के घर के पास ही रहता था। अब पुलिस के सामने एक नया नाम था जिसके बारे में पहले किसी ने बात नहीं की थी। उन्होंने नवीन के बारे में जानकारी निकालना शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने एक तकनीकी जांच कराई। उन्होंने 28 अगस्त की रात की लोकेशन हिस्ट्री निकाली। इस बार सिर्फ अभिषेक की नहीं बल्कि दिव्या, जोशी, नवीन और अभिषेक के बड़े भाई की लोकेशन भी चेक की गई। जब रिपोर्ट आई तो जांच टीम के सामने पहली बार एक पैटर्न दिखाई दिया। अभिषेक, जोशी और नवीन तीनों के मोबाइल फोन एक ही एरिया में मौजूद थे और वह एरिया वही था जहां अभिषेक का बैग मिला था और जहां उसकी आखिरी मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड हुई थी। जोशी ने कहा था कि वह अभिषेक से नहीं मिलती थी, लेकिन उसके फेक सिम से लगातार बातचीत हुई थी। पड़ोसियों ने कहा था कि अभिषेक
उसके घर आता जाता था और अब मोबाइल लोकेशन बता रही थी कि गायब होने वाली रात तीनों एक ही जगह पर थे। इन सबूतों के बाद पुलिस ने 18 दिसंबर 2019 को जोशी और नवीन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में दोनों ने हर आरोप से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस के पास अब फैक्सिम, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और कई दूसरे तकनीकी सबूत थे। पूछताछ लगातार कई घंटों तक चलती रही। हर झूठ के बाद पुलिस एक नया सबूत सामने रख रही थी। करीब 6 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद जोशी और नवीन ने वह सच कबूल कर लिया जिसने इस पूरे केस की असली स्टोरी सामने ला दी। लेकिन उनके कबूलनामे में जो स्टोरी थी वह सिर्फ हत्या की नहीं थी, वह एक ऐसे रिश्ते की स्टोरी थी जो प्यार, धोखे, जुनून और बदले के बीच कहीं फंस चुका था। और उसी स्टोरी ने अभिषेक शर्मा को उस सुनसान किले तक पहुंचाया जहां से वह कभी वापस नहीं लौटा। उनके मुताबिक इस स्टोरी की शुरुआत जुलाई 2018 से हुई थी, यानी उसी समय से जब दिव्या ने अपने बेडरूम में अभिषेक और जोशी को एक साथ देखा था। लेकिन पुलिस को जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह यह थी कि जोशी और नवीन बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और बाद में उनके बीच अफेयर भी शुरू हो गया था। इसी दौरान जोशी का अभिषेक से भी अफेयर बना। पुलिस ने जब इस हिस्से की जांच की तो यह साफ हुआ कि उस समय जोशी नाबालिग थी, इसलिए चाहे जोशी की मर्जी रही हो या नहीं, कानून की नजर में जिम्मेदारी अभिषेक पर ही थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। दिव्या के घर छोड़ने के बाद भी जोशी ने अभिषेक से रिश्ता पूरी तरह नहीं तोड़ा। यही वह बात थी जो पुलिस को लगातार परेशान कर रही थी। अगर जोशी उससे दूर रहना चाहती थी तो फैक्स सिम की जरूरत क्यों पड़ी? पूछताछ में सामने आया कि दोनों की बातचीत लंबे समय तक चलती रही। यहीं से इस रिश्ते ने एक खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया। दिव्या के अलग होने के बाद अभिषेक ने जोशी पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि अब जोशी ही उसकी पत्नी बने, लेकिन जोशी का फैसला अलग था। वह नवीन से शादी करना चाहती थी। उसने पुलिस को बताया कि वह अभिषेक के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहती थी। उसे यह भी डर था कि अगर उसने अभिषेक से शादी की तो लोग यही कहेंगे कि उसने अपनी ही बहन का घर तोड़ दिया। उसने कई बार अभिषेक से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह बार बार उससे मिलने आता, उसके घर जाता और हर मुलाकात में शादी की बात छेड़ देता। जोशी ने बताया कि एक बार तो बात इतनी बढ़ गई कि अभिषेक ने उसे थप्पड़ मार दिया। उस दिन वह बुरी तरह डर गई थी। उसने पूरी बात नवीन को बताई। यहीं से दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चलकर 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। नवीन और जोशी को लगने लगा कि जब तक अभिषेक उनकी जिंदगी में रहेगा वे कभी साथ नहीं रह पाएंगे। उन्हें डर था कि वह लगातार दबाव बनाता रहेगा। यही सोचकर दोनों ने अभिषेक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। पुलिस के सामने दोनों ने माना कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया था। उन्होंने कई दिनों तक इस बारे में बात की और फिर सही मौके का इंतजार करने लगे। इसके बाद जोशी ने एक ऐसी चाल चली जिसने अभिषेक को बिना किसी शक के उस सुनसान किले तक पहुंचा दिया। उसने अभिषेक को फोन किया और कहा कि 17 अगस्त उसका जन्मदिन था और वह उससे मिलकर जन्मदिन मनाना चाहती है। उसने मिलने की जगह बताई, वही पुराना किला जहां बाद में अभिषेक की आखिरी लोकेशन मिली। अभिषेक तुरंत तैयार हो गया, लेकिन घर वालों को उसने सच नहीं बताया। उसने कहा कि उसे नाइट ड्यूटी पर जाना है। यही वह झूठ था जिसने पूरे केस की शुरुआत की थी। अब पुलिस को पहली बार समझ में आया कि अभिषेक ने घर से निकलते समय ड्यूटी का बहाना क्यों बनाया था। वह पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि जोशी से मिलने जा रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात किले पर सिर्फ जोशी उसका इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वहां नवीन भी पहले से छिपा बैठा था। और उस सुनसान किले में जो होने वाला था उसने इस पूरे मामले को गुमशुदगी से बदलकर एक हत्या में बदल दिया। कुछ देर बाद अभिषेक अपनी बाइक से वहां पहुंचा। सुनसान खंडहरों के बीच दोनों बैठकर बात करने लगे। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। अभिषेक को ऐसा लग रहा था कि वह जोशी के साथ अकेला है, लेकिन असलियत कुछ और थी। नवीन पहले से ही वहां छिपा हुआ था। वह झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसके मन में डर भी था। उसे पता था कि अभिषेक पुलिसकर्मी है और उसने कमांडो ट्रेनिंग भी ली है। अगर सामने से हमला किया गया और अभिषेक बच गया तो वह दोनों को पकड़ सकता था। इसी वजह से उन्होंने पीछे से हमला करने का प्लान बनाया। जैसे ही अभिषेक का ध्यान दूसरी तरफ गया, नवीन धीरे धीरे उसके पीछे पहुंचा और फिर उसने लोहे की रॉड से उसके सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। हमला इतना अचानक था कि अभिषेक को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वह नीचे गिर पड़ा, लेकिन नवीन और जोशी यहीं नहीं रुके। दोनों ने मिलकर उसके सिर पर बार बार हमला किया। रॉड और पत्थर से लगातार वार किए गए।
कुछ ही देर में अभिषेक की मौत हो गई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि हत्या के बाद वे घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने पहले से कुछ तैयारी कर रखी थी। वे अपने साथ कुछ औजार लेकर आए थे। किले के पास ही एक सुनसान जगह पर उन्होंने एक गड्ढा खोदा और अभिषेक के शव को वहीं दफना दिया। लेकिन उन्हें एक और डर था, अगर किसी को शव मिल गया और कपड़ों से पहचान हो गई तो पुलिस सीधे उनके पास पहुंच सकती थी। इसलिए उन्होंने अभिषेक के सारे कपड़े उतार दिए। वे कपड़े उसी बैग में रखे गए जो बाद में पुलिस को डैम के किनारे मिला था। बैग को उन्होंने पास के डैम में फेंक दिया ताकि वह हमेशा के लिए पानी में डूब जाए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बैग पानी में बहकर किनारे आ गया और वहीं से पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने अभिषेक का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले लिया। मोबाइल को काफी दूर ले जाकर फेंका गया ताकि पुलिस उसकी सही लोकेशन ट्रेस न कर सके। उसकी बाइक को भी झाड़ियों के बीच छिपा दिया गया ताकि ऐसा लगे कि वह कहीं और चला गया है। हत्या के बाद दोनों वहां से ऐसे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनका मानना था कि पुलिस कभी उस सुनसान एरिया में नहीं पहुंचेगी और अगर पहुंच भी गई तो शव मिलना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन वे एक बात भूल गए थे, मोबाइल लोकेशन, फेक सिम, कॉल रिकॉर्ड और बैग, ये 4 चीजें धीरे धीरे पूरे प्लान को सबके सामने लाने वाली थी। जब पुलिस ने दोनों का कबूलनामा रिकॉर्ड किया तो उनसे शव के बारे में पूछा गया। दोनों पुलिस टीम को उसी किले के पास ले गए। उन्होंने एक जगह की तरफ इशारा किया, वहां खुदाई शुरू हुई। कुछ ही देर बाद जमीन के अंदर से शव के कुछ अवशेष मिलने लगे। शव की पहचान अभिषेक शर्मा के रूप में हुई। अब यह मामला पूरी तरह सुलझ चुका था, लेकिन जांच यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पुलिस के सामने अब एक नया सवाल था जो इस केस को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था। अभिषेक का शव मिलने के बाद पुलिस ने 19 दिसंबर 2019 को जोशी और नवीन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक उनके कबूलनामे, मोबाइल रिकॉर्ड, फेक सिम, लोकेशन डेटा और बरामद किए गए सबूत एक दूसरे से मेल खा रहे थे। लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद केस में एक नया विवाद खड़ा हो गया। जोशी ने दावा किया कि घटना के समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी। उसने अपने 10th क्लास के सर्टिफिकेट की कॉपी पेश की जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर लिखी थी। अगर यह सही माना जाता तो उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में जाता और उसे नाबालिग माना जाता। यह उसके बचाव का सबसे बड़ा आधार बन गया। लेकिन पुलिस ने जब उसके डॉक्यूमेंट्स की गहराई से जांच की तो एक अलग तस्वीर सामने आई। उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट मिला जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त लिखी थी, यानी घटना के समय वह 18 साल की उम्र पार कर चुकी थी। मामला गंभीर था, इसलिए कोर्ट ने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा नहीं किया। इसीलिए एज डिटर्मिनेशन टेस्ट कराने का आदेश दिया गया। मेडिकल जांच के आधार पर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि घटना के समय जोशी बालिग हो चुकी थी। इस फैसले के बाद उसका मामला अदालत में चला। उधर पुलिस ने चार्जशीट तैयार करनी शुरू कर दी। जांच के दौरान 35 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह पुष्टि की कि बैग में मिले कपड़े अभिषेक के थे और उन पर खून के निशान मौजूद थे। मोबाइल लोकेशन ने साबित किया कि अभिषेक, जोशी और नवीन एक ही समय में उसी इलाके में मौजूद थे। फेक सिम ने यह साबित कर दिया कि जोशी ने जानबूझकर अपना कॉन्टैक्ट छिपाया था। और सबसे बड़ी बात, दोनों आरोपियों के बताए एरिया से अभिषेक का शव बरामद हुआ। इन सबूतों ने पुलिस के पूरे घटनाक्रम को मजबूत कर दिया। लंबी सुनवाई के बाद 2023 में अदालत ने जोशी और नवीन दोनों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि यह हत्या अचानक हुए झगड़े का परिणाम नहीं थी, बल्कि पहले से बनाए गए एक प्लान का हिस्सा थी। इसके बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन इस फैसले के बाद भी इस केस को लेकर बहस खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस स्टोरी में सिर्फ 2 आरोपी नहीं थे। यह स्टोरी एक ऐसे रिश्ते की भी थी जिसने धीरे धीरे कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। एक पुलिसकर्मी जिसकी शादी हो चुकी थी और जिसकी एक छोटी बेटी थी। एक पत्नी जिसका भरोसा पूरी तरह टूट गया। एक लड़की जो पहले खुद विवाद का हिस्सा बनी और बाद में हत्या की आरोपी। और एक लड़का जिसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए हत्या जैसे अपराध में कदम रख दिया। यह मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, यह उन फैसलों की स्टोरी थी जो शुरुआत में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है इस स्टोरी में। फिलहाल इतना ही। आज की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी और आपके हिसाब से इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसी ही क्राइम रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।